तो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में करप्शन है, कुछ यूनिवर्सिटीज में से करप्शन होता कैसे, चलिए इस पे कोई भी एजेंट, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो आपके रिलेटिव में पढ़ रहे होंगे वो नहीं बताएंगे इसके बारे में। न एजेंट बात करता है, न कॉन्ट्रैक्टर बात करता है, और ना ही उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये करप्शन होता कैसे है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज में करप्शन कैसे होता है। हेलो एवरीवन, आई एम अमन पांडे, Director of Satyamyu Educational Services. Today in this video we will talk about MBBS in Ukraine. As you have seen my previous video in which I announced that every week I will be giving information country wise related to MBBS in abroad. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऐसी तमाम कंट्रियों में जाकर के अपनी MBBS की पढ़ाई करते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये अनाउंस किया था कि अब हर वीकली वाइज हर संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एक कंट्री हम कवर करेंगे। आज हम यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, जहां पर करीब 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की। अगर हम हर साल की बात करें तो यहाँ पर करीब 2 से 3 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स जा करके पढ़ाई करते हैं। तो आइए जानते हैं कि यूक्रेन में ऐसी क्या खासियत है कि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाकर के वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यूक्रेन के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वहाँ जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में, और यूक्रेन आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यूक्रेन एज अ कंट्री। यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीब 4 करोड़ है। और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट सोवियत स्टेट है, मतलब ये पहले USSR का एक पार्ट था जो कि इसको हम रशिया के नाम से जानते हैं। 1991 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी और उसके बाद से इसको यूक्रेन एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से हम जानते हैं। यूक्रेन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यूक्रेनियन है, लेकिन वहाँ पर रशियन भी बोली जाती है, समझी जाती है। वहाँ की अगर हम मेजर रिलीजन के बारे में बात करें तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन है। वहाँ के अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अभी ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है यूक्रेन। तो यूक्रेन ओवरऑल एक अच्छी कंट्री है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी एरिया के वाइज में, तो ये सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया इन यूरोप। आइए अब हम जानते हैं कि आपको MBBS यूक्रेन से क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स जाते हैं या जो भी बच्चे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके मेनली मेरी समझ में 2 रीज़न होते हैं। पहला कॉस्ट, और दूसरा जो होता है यूक्रेन के लिए स्पेसिफिक मैं बात करूं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कॉस्ट की अगर बात करें तो यूक्रेन में जो कि टॉप नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में आती है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर फीस 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आती है। और सेम ऐसी जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या एकेडमीज हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा आप जानते हैं ये सारी कंट्रीज, चाहे आप रशिया को ले लीजिए, किर्गिस्तान को ले लीजिए, कजाकिस्तान को ले लीजिए, उज्बेकिस्तान को ले लीजिए या फिर यूक्रेन को ले लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश का इतना प्रचलन नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने एक एडवांटेज दे के रखा हुआ है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वहाँ पर आप फुल 6 ईयर की पढ़ाई इंग्लिश में कर सकते हैं, जो कि ये एडवांटेज रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान की MCI, इंटर्नशिप एंड डिग्री सारा मिला ले तो 7 ईयर्स आपको करीब इसमें लग जाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में। नाउ अ मेजर क्वेश्चन जो कि हमारे स्टूडेंट के या उनके पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हम चूज करें अपने स्टूडेंट के लिए, अपने सन के लिए, अपने डॉटर के लिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं, जहां जाकर के आप अपनी मेडिकल की स्टडीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 15 जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं? मैं कहना चाहूँगा कि नहीं। 15 के 15 कंट्रीज़ में वो स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ की आप जाकर के अपनी MBBS की पढ़ाई कर सके। तो ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए कई लोग एजेंट्स का सहारा लेते हैं, कई लोगों के अपने घर में, गांव के, कस्बे के उनके कोई रिलेटिव या उनके कोई दोस्त वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि हम क्या यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आएँ, यहाँ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्या ये एक रिलायबल सोर्स है
आपको उनकी बात मान करके एडमिशन लेना चाहिए? अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी एजेंट, किसी भी अपने दोस्त, किसी भी अपने रिलेटिव की बातों में मत आकर के आप एडमिशन लीजिए। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। आप अपनी खुद की रिसर्च, आजकल सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के जो बेसिस हैं बहुत सिंपल हैं। आपको 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। उसको डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली बात कि वो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई है, उसकी मेडिकल फैकल्टी कब से चल रही है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमसीआई की लिस्ट में भी हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, वो एक प्रॉपर जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक मेडिकल फैकल्टी अलग से डाल दी गई है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को मैं बोलूँगा आपको अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल पे इतना फोकस नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मेडिकल, इन सब की पढ़ाई हो रही है। तो मैं, अगर आपको मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे आपको जनरल मेडिसिन की या डेंटल की या अदर जो मेडिकल रिलेटेड ब्रांच है उसी की पढ़ाई हो रही है। वहाँ पर मेडिकल पे फोकस ज़्यादा होगा, तो वहाँ जाके आप पढ़ाई करिए। दूसरा बेसिस जो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में मदद करेगा वो है एमसीआई पासिंग रेशियो। एमसीआई पासिंग रेशियो की बहुत सारे लोग नेट पे देखते हैं, प्राइवेट वेबसाइट पे आप चले जाते हो, वहाँ से कुछ भी रेशियो उठा के ले आते हो, मुझसे बोलते हो ये सर ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं। आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई की साइट पे जाओ, वहाँ पे 2016-17 तक के डेटा दिए हुए हैं कि यूक्रेन में कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी की पासिंग रेशियो एमसीआई का क्या है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अभी जो यूक्रेन जनरल में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पासिंग रेशियो है वो 15 से 20% का ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ एक आध यूनिवर्सिटी का आपको 30% या 40% मिल सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी जैसा क्लेम करते हैं, यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो एजेंट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि 80% हमारी यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशियो है, 100% हमारा पासिंग रेशियो है, ये सही नहीं है। जो अभी यूक्रेन का जो पासिंग रेशियो है वो 15 से 20% का ही है। ये 2016-17 तक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद के जो एग्जाम्स हुए उसका डेटा भी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने हमको नहीं दिया है, ना कहीं पे अपलोड किया है, तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो आपको फोकस करना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, सबसे मेजर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि उस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप जा रहे हो वहाँ करप्शन का क्या स्टेटस है। जी बिल्कुल, करप्शन एक बहुत बड़ा एक इशू है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे करप्शन इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन, तो ये भी, इस पे काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे गए। अगर आपको मैं नोटिस कराऊं कि एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिलिस्ट भी कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा है, कुछ में नहीं है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझसे सजेशन पूछो कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करनी चाहिए यूक्रेन में पढ़ने के लिए, तो मैं आपको 3 यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश इन 1957, एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, स्ट्रिक्ट है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए यूनिवर्सिटी है, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो आपको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, आप डिग्री यहाँ से नहीं ले पाओगे। सेकेंडली अगर मुझसे आप पूछो तो मैं बताऊंगा आपको विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश इन 1934। एंड थर्ड मैं बताऊंगा आपको लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। इन 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी को मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ, मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, तो मुझे इन पे ट्रस्ट है, भरोसा है। और प्लस यहाँ पर करप्शन इतना नहीं है, जिसमें है वो अगर मान ली किसी एक यूनिवर्सिटी में है भी तो वो किसी एक डिपार्टमेंट या एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। टर्नोपिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। टर्नोपिल के लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वहाँ 100% वहाँ कोई करप्शन नहीं है। तो ये आप 3 यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चाहो तो उस पर भी प्रेफर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेता हूँ। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आप मुझसे टेक्स्ट करते हो व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे या यूट्यूब के भी माध्यम से आप पूछते हो मुझसे कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं यूक्रेन में एमबीबीएस के दौरान। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यूक्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सारा कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री की अपनी एक एडवांटेज और अपनी एक डिसएडवांटेज होती ही होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैसी भी हो, चाहे वो कंट्री कैसी भी हो। हर एक यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई एडवांटेज और कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगी ही होगी। तो यूक्रेन में अगर आप मुझसे पूछो कि क्या कौन से यूक्रेन में पढ़ने के, तो सबसे पहला तो है वेदर। जो हमारे बच्चे हैं जो कि नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में रहते हैं, ये इन्होंने कभी बर्फ़ नहीं देखी, स्नोफॉल नहीं देखा, इतनी ठंडी नहीं देखी। जब आप जाते हो वहाँ पर तो अक्टूबर से आप मान चलो अक्टूबर एंड से और मार्च तक वहाँ पर स्नोफॉल होती है। टेम्परेचर -15 -20 भी जाता है कहीं कहीं तक। तो एक ये बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए कि इतनी ठंडी को आपको
सहना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो हीटर लगे हुए होते हैं, सारा कुछ होता है, सिस्टम डेवलप्ड है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपको ठंडी में रहना पड़ेगा, बट बेसिकली आपको बाहर तो जाना ही जाना है अपनी क्लास करने के लिए, अपने खाना खाने के लिए, ग्रोसरी लाने के लिए, सामान लाने के लिए। आप एक रूम में बंद होकर नहीं रह सकते। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो है आपका लैंग्वेज इशू। इन कंट्रीज में इंग्लिश बिल्कुल ना के बराबर चलती है। जो बड़ी सिटीज़ को आप छोड़ दीजिए, कीव और लवीव को, तो जो छोटी सिटीज़ हैं जैसे कि विनित्सा हो गई या फिर आपकी टर्नोपिल हो गई, इवानो फ्रैंकिव हो गई, यहाँ पर इंग्लिश जो कॉमन लोग हैं वो नहीं बोलते। बड़ी सिटीज़ में भी जो यंगर जनरेशन है वही इंग्लिश बोलती है, जो ओल्डर जनरेशन है जो कि 30 या 40 ईयर्स से ऊपर है वो इंग्लिश नहीं बोलती। जो इनकी अभी न्यू जनरेशन आ रही है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर रशियन चलती है, आप सब जानते हो। यहाँ पर सिग्नल्स भी देखो रोड पे या साइन बोर्ड्स भी देखो रोड पे, तो वो इंग्लिश में नहीं होते, वो इनके रशियन में ही होते हैं। तो ये एक और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है यूक्रेन में। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए फर्स्ट ईयर से आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज की क्लास शुरू हो जाती है। आप अपनी लैंग्वेज पे फोकस करो, और लैंग्वेज बहुत हार्ड नहीं है। आप 6 मंथ्स में नॉर्मल लैंग्वेज सीख जाओगे जो सर्वाइव करने लायक आपको रहेगी वहाँ पर। थर्ड जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बात किया था अभी हमने इस पे करप्शन की। करप्शन एक मेजर इशू है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज में करप्शन होता कैसे, चलिए इस पे कोई भी एजेंट, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो आपके रिलेटिव में पढ़ रहे होंगे वो नहीं बताएंगे। इसके बारे में न एजेंट बात करता है, न कॉन्ट्रैक्टर बात करता है, और ना ही उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये करप्शन होता कैसे है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज में करप्शन कैसे होता है। करप्शन देखिए 2 वे करप्शन है वहाँ पर। सबसे पहला तो कि अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं गया वहाँ पढ़ाई करने के लिए और मैंने एक किसी सब्जेक्ट में, सपोज दैट कि एनाटॉमी की मैंने क्लास नहीं करी, मैंने 20 क्लासेस वहाँ मिस कर दी और अब मेरा मॉड्यूल आ गया, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैं टीचर के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि मुझे इसमें आप मेरी क्लासेस लगा दें और जो भी आपको चाहिए वो मॉनेटरी टर्म्स में आपको फुलफिल कर सकता हूँ। टीचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरा काम हो गया। और ये पहले करप्शन है। ये वही बच्चे करते हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी होती, जिनका एम नहीं है डॉक्टर बनने का, वो ये बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, और आप कैसे प्रॉब्लम में आ सकते हो, अगर मान लो आप बहुत करप्टेड यूनिवर्सिटी में चले गए, सपोज दैट अगर आप किसी एक XYZ यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ पर करप्शन ही चलता है, तो आप पढ़ भी रहे हो, आप क्लास भी कर रहे हो, लेकिन आपका टीचर बोलेगा आपको कि नहीं भाई, अगर आपने मुझे इतना अमाउंट नहीं दिया या इस सारे ग्रुप ने मुझे मिलकर इतना अमाउंट नहीं दिया तो मैं आपको पास नहीं करने वाला, आपकी बैक लगती जाएगी, आपकी MB लगती जाएगी। उस केस में जो पढ़ने वाला बच्चा भी है वो भी सफ़र करता है। ये जो फॉर्म ऑफ करप्शन है ना, ये बहुत ही डेंजरस है स्टूडेंट के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ चेक कर लो कि वहाँ करप्शन का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है। ऐसा तो नहीं पूरी यूनिवर्सिटी करप्टेड बैठी हुई है वहाँ पर। अगर ऐसा है तो आप फिर सफ़र करने वाले हो वहाँ पर। तो इसीलिए प्रॉपर रिसर्च करो, किसी स्टूडेंट के चक्कर में आके मत करो कि हर स्टूडेंट जो आपको बोलता है कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन देगा यूनिवर्सिटी के, देन वो बोलेगा मैं खुद ही आपका एडमिशन करा देता हूँ। वो आपका एडमिशन नहीं करा सकता, आप भी जानते हो, वो तो स्टूडेंट है वहाँ पर। वो क्या करेगा, सिंपली आपके डॉक्यूमेंट उठाएगा, किसी एक एजेंट को या किसी एक कंसल्टेंट को दे देगा, वहाँ से अपनी कमीशन उठाएगा, उसको कोई मतलब नहीं आपसे। और मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताता हूँ कि कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, एक फैमिली में रिलेटिव्स भी ऐसा काम करते हैं, मतलब वो किसी के चाचा ताया मामा का लड़का भी हो तो भी उस पर वो कमीशन कमाने के चक्कर में स्टूडेंट्स रहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे है और हमें कितना मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि स्टूडेंट्स के चक्कर में, या फिर कोई जो ऐसे एजेंट्स हैं जो कभी खुद यूक्रेन नहीं गए, ऐसे काफ़ी एजेंट्स हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 80% एजेंट्स ऐसे ही हैं जो काम करते हैं, जो कभी यूक्रेन नहीं गए, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी उन्होंने मुंह तक नहीं देखा, और आपको काउंसलिंग करते हैं कि आप यूक्रेन में इस यूनिवर्सिटी में जाओ। हमेशा चेक करिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जो एजेंट भेज रहा है वो क्या वहाँ गया है, क्या वो वहाँ का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, तो आप फिर वहाँ पर उसके थ्रू एडमिशन लीजिए, वरना मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेजर क्वेश्चन जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं या स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि सर प्रोसेसिंग फीस कितनी होनी चाहिए किसी एक एजेंसी की या एक कंसल्टेंट की जो कि यूक्रेन के लिए हमारा एडमिशन करा रहा है। देखिए मार्केट में कई एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी अलग अलग प्रोसेसिंग फीस है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मेरे सजेशन पूछो, तो जो नॉर्मल एक कंसल्टेंसी वो चार्ज करना चाहिए आपसे विथ वीज़ा, विथ टिकट, विथ एयरपोर्ट पिकअप एंड एवरीथिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो 90,000 से 1,20,000 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई चार्ज कर रहा है, सपोज 1.50 से 1.5 लाख रुपए से ऊपर किसी को आपने नहीं देना है। अगर मान लीजिए वो आपका सारा काम भी करा के दे रहा है तो भी उसके 1.5 लाख रुपए से ऊपर के खर्च नहीं है, उसमें अच्छा प्रॉफिट ही बच जाएगा उसको, और बिना प्रॉफिट के कोई एजेंट आपका काम भी नहीं करेगा, कोई आपके लिए क्यों इतना पेन लेगा।
तो इसके ऊपर जो लोग चार्ज कर रहे हैं, 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, 3 लाख चार्ज कर रहे हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपके MCI कराने में हेल्प कर देंगे, आपको हम पढ़ा देंगे, आपको हम USMLE क्रैक कराने में हेल्प कर देंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप ये बात समझिए, कंसल्टेंट का काम आपको पढ़ाना नहीं है। कंसल्टेंट का काम आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वीजा फाइलिंग है, आपको सही से वहाँ स्टैब्लिश कराना है, आपको हॉस्टल सही मिल जाए, आपकी क्लासेस टाइम पे स्टार्ट हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत यूनिवर्सिटी से आती है उसको सॉल्व करना है। कंसल्टेंट का काम आपको कहीं पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना तो आपके काम यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी, यूनिवर्सिटी आपको MCI के लिए प्रिपेयर करेगी। हम बाकी जगह से MCI की कोचिंग्स कराते हैं, USMLE कोचिंग्स कराते हैं। टीचर्स का काम आपको पढ़ाना है। अगर हम आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा आपके? तो जो ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप मुझे 3 लाख दो, मैं आपकी USMLE निकलवा के देता हूँ, आप मुझे 4 लाख दो, आपकी MCI निकाल के देता हूँ, ऐसे लोग पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए। इतने पैसे आप मत, अपने पेरेंट्स के पैसे बचाइए। और USMLE की तैयारी, MCI की तैयारी, ये आप कोचिंग से करिए। जो कोचिंग्स हम यूनिवर्सिटी आपको लेके जाते हैं, जैसे हम कई कोचिंग से टाई अप करके रखे हैं, उनके टीचर्स जाते हैं वहाँ पर, वो पढ़ाते हैं, उसकी नॉमिनल चार्ज होती है। अगर वो चार्ज आप मान के चलें कि $100 हम लेते हैं, 7,000 रुपये लेते हैं, तो भी अगर आप 6 साल अगर वो कोचिंग ले रहे हो लगातार, तो भी आप 7,000 × 6 कर लीजिए, तो भी वो पैसा इतना नहीं है जितना पैसा 2 लाख 3 लाख रुपए देकर के किसी कंसल्टेंट को उनके पैकेज दे देते हो कि नहीं हम USMLE की तैयारी करेंगे, हम MCI की तैयारी करेंगे, हम प्लैट की तैयारी करेंगे। कंसल्टेंट का काम आपका सिर्फ एडमिशन कराना है, आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी है, आपको पढ़ाना नहीं होता है। तो ये आप बिल्कुल माइंड में रखें। लास्टली आता है क्वेश्चन की यूक्रेन का MCI पासिंग रेशियो 15 से 20% क्यों? जी देखिए, यूक्रेन का MCI पासिंग रेशियो, मैं यूक्रेन का ही नहीं बोलूँगा, अगर आप ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं, रशिया का देख लें, चाइना का देख लें, तो अभी तक जो 2016-17 तक था वो यही था। हद से ज़्यादा अगर बांग्लादेश का देखें तो 30% के अप्रॉक्स उसका पासिंग रेशियो था। नेपाल का भी कुछ ऐसे ही था। एक्चुअली होता क्या था कि अब तक 2017 से पहले जो भी स्टूडेंट नीट दिया है, नहीं दिया है, उसने 12th कर ली बायो से, उसके 50% मार्क्स है, ही कैन गो एंड स्टडी इन अब्रॉड। तो हर स्टूडेंट का तो IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अभी 2017 से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया कि आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना होगा वहाँ पढ़ाई करने के लिए, ये एक बहुत ही मेजर चेंजिंग फैक्टर आएगा ये जो MCI की जो पासिंग रेशियो है ना, इसको बढ़ाने में। बिल्कुल इसमें होगी, जो बच्चे अब नीट क्वालिफाई करके आ रहे हैं वो सारे ही उनका बेस क्लियर है, कम से कम उनको 11th-12th की नॉलेज है, उनका एक बेस क्लियर है, तो वो बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 2023 से हो, बिकॉज ये 17 से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो 2023 में पहला बैच निकलेगा, तो 2023 से हम देखेंगे कि MCI पासिंग रेशियो भी अच्छे होना शुरू हो गए। प्लस हम इन बच्चों को कोचिंग्स भी दे रहे हैं, MCI कोचिंग हम कराते हैं, ऑन कैंपस कोचिंग कराते हैं, हम उनको जो एप्लीकेशन के रूप में भी उनको MCI के क्वेश्चन बैंक देते हैं, बुक्स देते हैं, ये हमारी सर्विस में इंक्लूड होता है। तो MCI का पासिंग रेशियो सुधरेगा बिल्कुल। हम और यूनिवर्सिटी दोनों लोग लगे हैं इसके लिए। और स्टूडेंट्स भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हमारे गए हैं इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे विनीता वगैरह में है, काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं पता करने को, तो मैं बिल्कुल अच्छा उनका रिमार्क देता हूँ। मैं खुद भी देख रहा हूँ उनके इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पे कि स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूक्रेन एक अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए। हर जगह कोई ना कोई कमी होती है, हर जगह कोई ना कोई अच्छाई होती है। अगर ये आपके बजट में आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप 6 ईयर कोर्स के लिए जा सकते हो, यूक्रेन में रह सकते हो, तो आप यूक्रेन में बिल्कुल जाओ। जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं उसमें अगर एडमिशन चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं उसमें आपके एडमिशन कराने में जो लोवेस्ट रेट पॉसिबल होगा उसमें आपकी मदद करूँगा। प्लीज़ मैं फिर आपसे बोलूँगा, ऐसे एजेंट्स की थ्रू मत जाओ जो आपको बड़े बड़े दावे करते हैं और ज़्यादा पैकेजेस लेते हैं, क्योंकि ये पैसा आपका है। आप उस पैसे को अपने पास रखोगे, वो आपकी हेल्प करेगा आगे आने की। बुक्स खरीदनी हुई, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर, आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर, तो उस पैसे को आप बेकार में ज़ाया मत करो। अपने पेरेंट्स का पैसा बचाओ और एक प्रॉपर चैनल के जरिए जाओ। हर एक यूनिवर्सिटी की एक प्रॉपर चैनल बनी हुई है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर स्टेट वाइज हैं। ऐसे आप यूपी से हो तो मेरा ऑफिस लखनऊ में है। तो यही आपसे एक मैं सजेशन रहेगा मेरा कि आप एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करें और उसके जरिए ही एडमिशन लें। यूक्रेन नो डाउट एक अच्छी डेस्टिनेशन है, मैं मानता हूँ एक अच्छी डेस्टिनेशन है। हाँ, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव आपको ज़रूर लगेगा अगर आप इसको कंपेयर करोगे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर रशिया की यूनिवर्सिटी से। बट क्वालिटी डिफर करती है, क्वालिटी में थोड़ा चेंजेस है, इसीलिए आपका प्राइस जो है ज़्यादा लग रहा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं जो कि MBBS इन यूक्रेन करना चाह रहे हैं इस साल, उनको आप शेयर करिए।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट संडे को मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं MBBS इन रशिया के बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो भी कंट्रीज़ का डिस्कस मैं कर रहा हूँ, मैं इस कंट्रीज़ में खुद पर्सनली गया हुआ हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं जिन कैंपस में गया हूँ वहाँ पर जो स्टूडेंट रिव्यू है, जो भी चीज़ें आप मेरे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू। आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।